तो हम बात करते हैं यार दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी डायनेस्टी की। तो खिलजी डायनेस्टी के अंदर हम बात करेंगे। जो बालबन था यार, बालबन के मरने के बाद इसके सक्सेसर्स जो थे वो वीक थे, है ना। सक्सेसर जो थे इसमें हम कैकुबाद एंड कामार्स रूल जो करते हैं थे वो उनकी बात करते हैं। बट उसके बाद यहाँ पे इसको जलालुद्दीन खिलजी ने ओवरथ्रू कर दिया एंड उसने ख़त्म कर दिया जो स्लेव डायनेस्टी था उसको। एंड जो टर्क्स थे वो सेटल कहाँ पे हो गए, अफ़गानिस्तान में। सो चीज़ें क्या हुई आफ्टर बालबान, जो कि टर्किश थे इन ओरिजिन, हिज वीक सक्सेसर्स लाइक केकुबाद एंड केमुआर्स जो थे उन्होंने रूल किया। कैकुबाद एंड कायुमार्स दे रूल्ड। सो ये जो कैकुबाद एंड यहाँ पे जो वीक सक्सेसर थे इसमें कैकुबाद एंड कायुमार्स थे, इन्होंने रूल किया। इसको हराया किसने, इट इज ओवरथ्रोन बाई कैकुमार्स एंड कैकुबाद्स को यहाँ पे हराया था जलालुद्दीन खिलजी ने, है ना। एंड जलालुद्दीन खिलजी ने इनको हराया तो जो स्लेव डायनेस्टी था वो खत्म हो गया भाई, मार्किंग द एंड ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। एंड ये जो टर्क्स थे जो हार गए वो कहाँ पे सेटल हो गए, अफगानिस्तान के अंदर। जलालुद्दीन खिलजी जो था कौन था भाई, ये एक टर्क था जो कि सेटल कहाँ पे था, अफगानिस्तान में। तो इसकी अगर हम बात करें, जलालुद्दीन खिलजी जिसने हराया यहाँ पे कैकुबाद्स एंड कायुमार्स को, ओके। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी की बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अलाउद्दीन खिलजी, बट सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट जलालुद्दीन खिलजी की। जलालुद्दीन खिलजी हु रूल फ्रॉम 1290 टू 1296, 6 साल ही राज किया था। जलालुद्दीन खिलजी he founded the Khilji dynasty, which is known for his generosity and legitimacy. जनरसिटी एंड लीनियंसी का मतलब क्या, उदारता। जो ये थे बहुत उदार थे, मतलब एक तरह से, है ना, अच्छे से रूल करने पे जाने जाते थे, किसी को एकदम हार्श कंडीशन पे नहीं रखते थे यार ये। सो इसके लिए जाने जाते थे जो खिलजी डायनेस्टी है उसके लोग। एंड अलाउड मलिक चेयू, जो बालबान के एक नेफ्यू था, टू रिमेन गवर्नर ऑफ कारा, है ना। एंड सप्रेस जो चीजू रिवोल्ट था, जो कि इसने अपने भाई को एक तरह से, मतलब जो नेफ्यू था ना इसका, इसीलिए बदला लेने के लिए जो किया था, भांजा था तो ठीक है, बट उसको इसने सप्रेस कर दिया।
बट जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, ये जो चेजू था जो कि बालबन का नेफ्यू था, इसने एक तरह से विद्रोह जो किया था उसको सप्रेस तो किया ही और उसको माफ भी कर दिया। रिवोल्ट बट पार्डन्ड हिम, है ना। एंड एक तरह से इसने सक्सेसफुली जो मंगोल इन्वेजन था उसको भी एक तरह से, है ना, रिपील किया, उनको हराया भाई। जलालुद्दीन खिलजी ने सक्सेसफुली रिपील्ड मंगोल इन्वेजन in 1292, okay, and in 1900 and in 1292 यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस्ड किया चेजू को विथ हिज सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी, रिप्लेस्ड चेजू विथ हिज सन इन लॉ, उसके दामाद था, ये बेटी का पति था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ रिप्लेस किया बिकॉज ये बहुत विद्रोह किया था ना, उस रीजन को उससे हटा दिया और अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। एंड इन 1296 अलाउद्दीन खिलजी ने असासिनेट कर दिया जलालुद्दीन को और एक तरह से थ्रोन में खुद बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी assassinated Jalaluddin and usurped the थ्रोन पे कब्जा कर लिया। जिस पे भरोसा करता है अक्सर वही धोखा देते हैं भाई, बिकॉज जो धोखा वर्ड है वो भरोसेमंद लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो भरोसेमंद नहीं होते उनके लिए धोखा तो वर्ड इस्तेमाल ही होता नहीं है। तो ये हमने बात की बहुत जलालुद्दीन खिलजी की, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जो है एक तरह से यहाँ पे मंगोल इन्वेजन को इन्होंने रिपील किया, चैजू को रिप्लेस किया विद द सन इन लॉ। अलाउद्दीन खिलजी बाद में जाके उसी ने अपने ससुर को मार दिया जलालुद्दीन को और राज गद्दी को हासिल कर लिया। नेक्स्ट जो रूलर है जिसकी हम बात करेंगे वो है अलाउद्दीन खिलजी यार। अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने रूल किया फ्रॉम 1296 टू 1316। एंड ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये खिलजी डायनेस्टी का सबसे एक तरह से इम्पीरियलिस्टिक रूलर के नाम से जाना जाता है। मतलब ये हमारे जो सबसे ज़्यादा टेरिटरी को कॉन्कर करने की कोशिश किया, डोमिनेशन सबसे ज़्यादा था इसका। He was the most imperialistic sultan. Who expanded Delhi Sultanate significantly. And won over nobles through gifts and जो अपोजिशन में होते थे उनको बहुत ज़्यादा पनिश करते थे एकदम हार्शली भाई, खतरनाक तरीके से। ओके एंड एक तरह से ये जो अलाउद्दीन खिलजी था कंट्रोल्ड nobles by issuing 4
ऑर्डिनेंसेस लाइक कैसे कंट्रोल करते थे भाई, कन्फेस्टिकेट करते थे नोबल्स की प्रॉपर्टी को या फिर इंटेलिजेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देते थे, लिकर एंड ड्रग्स को बैन कर देते थे, उनकी सोशल गैदरिंग्स को है ना एक तरह से बैन कर देते, रेस्ट्रिक्ट कर देते थे, जिससे वो रॉयल परमिशन के बिना वो एडमिट सोशल गैदरिंग्स में नहीं आ पाते थे। इन तरीक़ों से क्या करते थे, कंट्रोल करते थे भाई हमारे पास। कन्फिस्केटेड nobles properties strengthen the intelligence system, banned liquor and ड्रग्स, रेस्ट्रिक्ट कर देते थे उनका सोशल गैदरिंग को, रेस्ट्रिक्टेड सोशल गैदरिंग विदाउट रॉयल परमिशन। एंड एक तरह से जो अलाउद्दीन खिलजी था, इट प्रिवेंटेड रिबेलियंस थ्रू स्ट्रिक्ट गवर्नेंस, इनका गवर्नेंस बहुत स्ट्रिक्ट था, इससे जो रिबेलियन होते थे ना उसको ये कंट्रोल करता था। प्रिवेंटेड rebellions through strict governance. Okay, so अलाउद्दीन खिलजी was the most imperialistic सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत। यार मतलब एक तरह सबसे डोमिनेंस ये जो दिखाता था है ना, अपने नोबल्स को बहुत खतरनाक तरीके से कंट्रोल करता था। कैसे भाई, बाय कन्फिस्केटिंग नोबल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथनिंग द इंटेलिजेंस सिस्टम है ना, बैंड लिकर्स एंड ड्रग्स, रेस्ट्रिक्टेड सोशल गैदरिंग विदाउट रॉयल परमिशंस। तो ये सब तरीके थे इसका इस्तेमाल करता था। मतलब जो विद्रोह होते थे ना, जिसकी वजह से ज़्यादातर राजा जो थे वो हार जाते थे, उनको कोई मार देता था, उसको यहाँ पे इन्होंने समझा एंड नोबल्स को कंट्रोल करने के लिए तरीके इस्तेमाल किए इन्होंने ना। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे है ना, लैंड रिवेन्यू के अंदर रिफॉर्म्स लाए थे, मार्केट रिफॉर्म्स लाए थे, मिलिट्री रिफॉर्म्स लाए थे, तो वो सब इंपॉर्टेंट है यार। सो रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इसमें हम पहले तो बात करेंगे अबाउट द मिलिट्री रिफॉर्म्स की यार। मिलिट्री रिफॉर्म्स में अलाउद्दीन खिलजी ने जो अरीज़ाई ममलुक एक तरह से है ना अपॉइंट करते थे, जो हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट होते थे, इसको हैंडल करते थे। ये क्या नाम दिया इनको, अरीज आई ममलिक हैंडल्ड मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड एक तरह से सोल्जर्स को ये कैसा पैसा देते थे, पैसा जो देते थे ना सोल्जर्स को कैश में देते थे फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। तो इसीलिए सोल्जर्स जो थे वो रॉयल रहते थे, यहाँ पे लॉयल रहते थे टू दी किंग। ठीक है, पेड सोल्जर्स इन कैश फ्रॉम दी रॉयल ट्रेजरी। एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स के अंदर हम बात करते हैं कि इन्होंने एक तरह से एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी यार, जिसमें अराउंड 5 लाख के आसपास कैवलरी मैन थे, जो कि है ना
लड़ाई करते थे, तो एक तरह से मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। इसीलिए तो बहुत बड़े एक तरह से आप बोल सकते हो इम्पीरियलिस्टिक रूलर, मतलब एक लार्ज एरिया को इन्होंने कॉन्कर किया, है ना। मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी अराउंड 4,75,000 यहाँ पे कैवलरी मैन होते थे पर फेरिस्ता। एंड जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया दग। दग मीन्स क्वाथ, एक तरह से दाग में ब्रांडिंग करते थे हॉर्सेस का। एंड हुलिया मतलब सोल्जर्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देते थे। तो इसको ये जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया यार, कि कौन सा घोड़ा ज़्यादा ताकतवर है, कौन सा घोड़ा कैसा है, तो ये दग जो है, ये ब्रांडिंग का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे दग, ये इंट्रोड्यूस किया। अरिज़ा ममलुक जो थे वो हाइड करते थे मिलिट्री डिपार्टमेंट के। सब क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे आते हैं टर्मिनोलॉजी से, है ना। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड हुलिया, ये सब जो है यहीं से आया है टर्म्स यार। हुलिया दिखा बोलते हैं, तो मतलब एक तरह से डिस्क्रिप्शन की बात होती है ये। सो ये जो टर्म्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। थी हमने बात की अबाउट द मिलिट्री रिफॉर्म की। मिलिट्री रिफॉर्म के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन यार। एडमिनिस्ट्रेशन में भी इम्पोर्टेंट काम किया इन्होंने। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक तरह से ये डिस्करेज करते थे जो उलेमा से, है ना, उनको एक तरह से डिस्करेज करते थे, बिकॉज ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे गवर्नेंस को यार। मतलब जो रिलीजियस प्रीस्टेज जो करते थे ना, उसको यहाँ पे ये क्या करते थे, डिस्करेज करते थे, बिकॉज द इन्फ्लुएंस इन गवर्नेंस यार, गवर्नेंस में बाधा लाते थे, इसीलिए इनको डिस्करेज करते थे। एंड इन्होंने दीवानी आई मुस्त खराज, एक तरह से जो दीवाने मुस्त खराज एक तरह से ये क्रिएट किया फॉर द कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू यार। तो ये जितने भी ये टर्म्स है ना, दीवाने मुस्कराज, है ना, अरिज मूल मूल, ये सब टर्म्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है कि ये किस काम आते हैं। सो दीवाने आई, दीवाने मुस्कराज ये क्रिएट किया फॉर रिवेन्यू कलेक्शन। ओके। एंड एडमिनिस्ट्रेशन की और बात करें तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इन्होंने बनाया। एंड सेपरेट किया रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स यार, बिकॉज इनको पता था कि जब तक धर्म को पॉलिटिक्स से अलग नहीं करेंगे यहाँ पे राज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो इन्होंने सेपरेट किया रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, इसी तो इनको इम्पीरियलिस्टिक रूलर की तरह से जाना जाता है। एंड जो रिबेलियंस थे उनको प्रिवेंट किया कैसे? बाय रेस्ट्रिक्टिंग नोबल। नोबल को एक तरह से जो थे ना, एक तरह से झुंड बनाने में, ग्रुप बनाने में, उसको रेस्ट्रिक्ट करते थे, नोबल अलायंसेस को रोकते थे, है ना, सीक्रेट मीटिंग रखते थे। एंड अपॉइंट भी किया था स्पाइस इन्होंने। वो तो हमने ऊपर में बात की कि कैसे यहाँ पे नोबल्स को कंट्रोल करते थे। यहाँ पे हमने ये बात की ना भाई कि कैसे कॉन्फिस्टिकेट करते थे, नोबल्स को कंट्रोल करने का तरीका क्या था, उनके प्रॉपर्टीज़ को छीन लेते थे, इंटेलिजेंस सिस्टम था, लिकर एंड ड्रग को बैन करते थे, सोशल गैदरिंग्स को उनके रेस्ट्रिक्ट करते थे विदाउट रॉयल परमिशंस यार। तो ये सब तरीके थे इनके, बिकॉज जानते थे कि भाई अभी तक जो चलता हुआ आया है इतिहास, इनको देखा था इल्तुतमिश कैसे हारा, बलबन कैसे हारा, इन्होंने खुद कैसे जलालुद्दीन को मारा। तो ये सब चीज़ को इन्होंने समझा था, इसीलिए जो रिबेलेंस थे उसको रेस्ट्रिक्ट करते थे। So prevented rebellions by restricting noble alliance. Prevented rebellions by restricting noble alliances। इन्होंने बैन किया सीक्रेट सर्विस को, बैनिंग सीक्रेट मीटिंग्स एंड अपॉइंटिंग स्पाइस, जासूस भी अपॉइंट किए थे। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने जजिया को इम्पोज किया और नॉन मुस्लिम यार, मतलब
जो नॉन मुस्लिम होते थे वो टैक्स देते थे, उसको क्या बोलते हैं, जजिया। तो उन्होंने नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जो थे टैक्स इम्पोज किए, इसको जजिया बोला, है ना। नोबल्स के ऊपर हैवी टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए। उलेमा जो थे, जो रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे, जागीरदार जो पैसे वाले लोग थे, उन पर ज़्यादा इम्पोज किया टैक्स यार। तो ये इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे ये सब बदलाव लाए, ये सब इनका काम रहा। सो इम्पोज्ड जजिया, तो मतलब एक तरह से रिवेन्यू कलेक्शन में बहुत ज़्यादा फोकस करते थे जो अलाउद्दीन खिलजी होते थे। सो इम्पोज जजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स एंड हैवी टैक्सेस ऑन नोबल्स, जागीरदार्स एंड उलेमास। सो ये सब इम्पोर्टेंट है भाई। हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की अंडर दी अलाउद्दीन खिलजी। मार्केट रिफॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, वो सब इम्पोर्टेंट है यार। सो मार्केट रिफॉर्म्स के अंदर अगर हम बात करें कौन कौन से मार्केट रिफॉर्म्स ये लाए थे, सो मार्केट रिफॉर्म्स में हम बात करते हैं, इन्होंने जो शॉपकीपर जो कि ओवर प्राइसिंग, बिकॉज एक तरह से फॉल्स वेट का इस्तेमाल करके या फिर जो ओवर प्राइसिंग करते थे उनको पनिश करते थे, उन शॉपकीपर्स को यार। और उनको देखने के लिए यहाँ पे इन्होंने स्पाइस भी अपॉइंट किए थे। सो पनिश शॉपकीपर्स, जैसे जो दुकानदार बहुत ज़्यादा महंगा लगाते थे चीज़ों को, है ना। बिकॉज देखो, अगर चीज़ें महंगी होने लगी तो सोल्जर्स ज़्यादा पैसा पे करेंगे, तो सोल्जर्स ज़्यादा पैसा पे करेंगे तो और डिमांड करेंगे, तो इस तरह से उनको ही नुकसान है। इसीलिए कि पनिश शॉपकीपर्स फॉर ओवर प्राइसिंग और यूजिंग फॉल्स वेट। एंड इन्होंने एनफोर्स किया कि स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल सिस्टम यार थ्रू स्पाइस, जिसको ये मुनहियान्स कहते थे स्पाइस को। एनफोर्स्ड स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल थ्रू स्पाइस, जिसको ये मुनहियान्स कहते थे। एंड मार्केट रिफॉर्म्स के अंदर ही क्रिएटेड दीवाने रियासत। जो दीवाने रियासत था, इट वाज अंडर नाइब आई रियासत टू रेगुलेट। दीवाने रियासत किस लिए था, टू रेगुलेट मार्केट यार। इसका हेड कौन था, नायब रियासत। ये किस लिए था, टू रेगुलेट मार्केट्स। तो ये सब इम्पोर्टेंट है यार टर्म्स को। स्पाइस के लिए मुनिहांस टर्म इस्तेमाल किया जाता था। दीवान रियासत को किसने क्रिएट किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। नायब रियासत जो था वो था टू रेगुलेट मार्केट यार, है ना। तो ये सब मार्केट रिफॉर्म्स के अंदर है। एंड ऑल्सो ही एस्टेब्लिश फॉर मार्केट इन दिल्ली फॉर डिफरेंट गुड्स यार। established 4 markets in Delhi for different goods। एंड इसने अपॉइंट किया शहनाई मंडी फॉर ओवरसी, मार्केट को देखने के लिए आदमी अपॉइंट, इसको हम शहनाई मंडी बोलते हैं यार। ये मार्केट को देख देख करता है। शहनाई मंडी टू ओवरसी मार्केट। एंड इसने एक तरह से फिक्स्ड प्राइस रखा फॉर कमोडिटीज एंड स्टॉक गेन्स यार, है ना। एक तरह से वेयर हाउसेस के अंदर, स्टेट वेयर हाउसेस के अंदर फिक्स्ड प्राइस रखे थे इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने। सो फिक्स्ड प्राइजेस फॉर कमोडिटीज एंड स्टॉक ग्रेन्स इन स्टेट वेयर हाउसेस। ये हमने बात की अबाउट दी मार्केट रिफॉर्म्स यार। लैंड रिवेन्यू सिस्टम में भी इन्होंने रिफॉर्म्स लाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर हम उसकी बात करें,
लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स के अंदर हम बात करते हैं, जो फर्स्ट दिल्ली सुल्तान था जिसने इंट्रोड्यूस किया लैंड मेजरमेंट फॉर टैक्स असेसमेंट, वो कौन थे भाई? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा आता है कि फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू इंट्रोड्यूस लैंड मेजरमेंट फॉर टैक्स असेसमेंट, वो कौन थे? वो अलाउद्दीन खिलजी थे। एंड इसका बेसिस क्या था? ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो लैंड मेजरमेंट का सिस्टम स्टार्ट किया टैक्स असेसमेंट के लिए, यही बाद में शेर शाह सूरी ने भी इस्तेमाल किया और अकबर ने इस्तेमाल किया। सो इट बिकेम द बेसिस फॉर लेटर रिफॉर्म्स फॉर शेर शाह एंड अकबर। एंड ऑल्सो इन्होंने इंश्योर किया कि जो लैंड लॉर्ड्स हैं वो टैक्स पे करें, बिकॉज ज़मींदार पैक जनरली है ना पे नहीं करते थे टैक्सेस को। सो इन्होंने देखा कि नहीं भाई वो भी पैसा दें, ठीक है, ये इन्होंने इंश्योर किया। सो इंश्योर इवन लैंड लॉर्ड पेड टैक्सेस। एंड जो रिवेन्यू को कलेक्ट करते थे एंड इससे कैश में कलेक्ट करते थे, वो आर्मी के सैलरीज पे जाता था यार, ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट इनका जो ध्यान था वो था आर्मी के ऊपर, और आर्मी को कैसे चलाएंगे, पैसे से, पैसे कैसे कलेक्ट करेंगे, मार्केट रिफॉर्म से, लैंड रिफॉर्म से, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म से। ये इनको समझ आ गया था, बिकॉज जब तक आर्मी स्ट्रांग है कोई मेरे को हरा नहीं सकता। इनको ये पता था आर्मी को स्ट्रांग करने के लिए पैसा जरूरी था, पैसा के लिए लैंड रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू रिफॉर्म्स, ये सब इन्होंने लाया। सो कलेक्टेड रिवेन्यू इन कैश टू फंड आर्मी सैलरीज। ये हमने बात की अबाउट लैंड रिफॉर्म। सो मिलिट्री मतलब जो रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किए, हमने मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात की, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स, रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म्स, ये सब रिफॉर्म्स के बाद हम बात करते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी का जो मिलिट्री कैंपेन्स थे उसके। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे वफादार जो यहाँ पे जनरल था वो कौन था? मलिक कफूर, जिसके बारे में बच्चे बच्चे को यहाँ पे पता है। मलिक कफूर ने कैसे यहाँ पे बहुत सारे राज्यों को हराया, पैसा बहुत सारा इन्होंने लाया। सो उसकी बात करते हैं मिलिट्री कैंपेन्स की। मिलिट्री कैंपेन्स में अलाउद्दीन खिलजी की बात करें और मलिक कफूर की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। सो मिलिट्री कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो मंगोल इन्वेजन्स की बात करेंगे यार। जो मंगोल इन्वेजन्स थे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राई किया इंडिया को इन्वेट करने के लिए मंगोलियंस ने, बट इनको यहाँ पे रेसिस्ट किया बिकॉज ही फोकस ऑन आर्मी, एंड आर्मी को फोकस करते थे, पैसा से आर्मी चलता था और पैसा को कैश में लाने के लिए रिवेन्यू रिफॉर्म्स लाए इन्होंने। सो मंगोल इन्वेजन्स को इन्होंने क्या किया? रिपील किया अलाउद्दीन खिलजी ने। सो रिपील्ड मंगोल इन्वेजन्स। कितने बार? 6 टाइम्स इन्हें मंगोल इन्वेजन्स को एक तरह से रोका। एंड ऑल्सो जो नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से, उसको एक तरह से यहाँ पे फोर्टिफाइड किया, वहाँ पे एक तरह से किले बनाए। सो फोर्टिफाइड दी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स। एंड इन्होंने एक तरह से गाजी मलिक को वार्डन ऑफ मार्च एक तरह से इन्होंने अपॉइंट किया, अपॉइंटेड गाजी मलिक एज वार्डन ऑफ मार्चेस, ठीक है। सो मलिक कफूर मतलब यहाँ पे इन्होंने फोर्टिफाई के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स को, किसने? यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने। एंड गाजी मलिक को वार्डन ऑफ मार्चेस को अपॉइंट किया यार, जितने मार्चेस होंगे इसका वार्डन ये रहेगा। नेक्स्ट अगर कन्क्वेस्ट इन इंडिया की बात करें किसके? अलाउद्दीन खिलजी के।
जिसमें हम बात करते हैं अबाउट गुजरात की। सो 1299 में यहाँ पे गुजरात को एक तरह से डिफीट किया, उसके रूलर को, एंड कैप्चर कर लिया कफूर, लेटर मेड मलिक नायब। ठीक है, तो गुजरात में 1299 में इसने डिफीट किया इट्स रूलर को, गुजरात रूलर को हराया। एंड ये जो अलाउद्दीन खिलजी का ये जो एक्सपीडिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस पर क्वेश्चन आता है। गुजरात के अंदर 1299 में इसने डिफीट किया उसके रूलर को, एंड कफूर को कैप्चर कर लिया, एंड लेटर मेड मलिक नायब। वो मलिक नायब के नाम से जाने लगा यहाँ पे, उसका एक आदमी था ना। उसके बाद गुजरात के बाद अगर हम बात करें जो कैंपेन था अलाउद्दीन खिलजी का, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पिक्चर बनी थी यार यहाँ पे, जिसमें हम बात करते हैं रणथंबोर की। इस जो रणथंबोर का जो ये कैप्चर था 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इसमें यहाँ पे कैप्चर किया 3 मंथ तक, यहाँ पे इस पे अटैक करते गए, 3 मंथ तक सीज इन्होंने लड़ाई लड़ी। उसके बाद यहाँ पे ये जीत गए किले को। उसमें जो राजपूत वुमेन्स थे उन्होंने यहाँ पे जौहर कमिट कर लिया, सब एक साथ जाके यहाँ पे जल के, है ना, यहाँ पे इन्होंने एक तरह से जौहर कमिट किया। सो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये अलाउद्दीन खिलजी का जो पिक्चर है, पिक्चर का नाम याद नहीं रहा, बट हाँ इसमें यहाँ पे ये कहानी पर सबको पता है यार। ठीक है, सो कैप्चर्ड आफ्टर, रणथंबोर को इन्होंने 3 मंथ सीज के बाद यहाँ पे कैप्चर किया। एंड यहाँ पे इसी रणथंबोर फोर्ट का जो कैप्चर था, इसमें वुमेन जो थे, राजपूत वुमेन कमिटेड जौहर। एंड जो चित्तौड़ फोर्ट है उसको एक तरह से प्रोलॉन्ग सीज बहुत समय के बाद इसने कैप्चर किया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, कब? 1303 में चित्तौड़ पे हमला किया, और इसके अंदर इसने कैप्चर किया इसको आफ्टर प्रोलॉन्ग सीज। एंड यहाँ पे भी राजपूत वुमेन जो थे, इसमें जो रानी पद्मिनी थी उसने यहाँ पे जौहर परफॉर्म किया। ठीक है, मतलब जो पिक्चर था वो इसी में बना था। ठीक है, चित्तौड़ वाला। सो कैप्चर्ड आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड सीज, एंड जो राजपूत वुमेन थी इंक्लूडिंग रानी पद्मिनी, he performed जौहर। एंड ये स्टोरीज जो थी, है ना, वो झांसी जो पद्मावत मूवी थी उसके तरह पॉपुलराइज्ड हुआ भाई। ये चित्तौड़ की जो कहानी थी पद्मावत, हाँ याद आ गया मूवी। सो स्टोरी पॉपुलराइज्ड बाय जैसीस पद्मावत। तो यहाँ पे अगर हम समझे मैप के थ्रू, ठीक है, अगर हम मैप से समझें कि क्या हुआ था, कितना बड़ा राज्य था हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी के समय, कितना बड़ा भारत कब्जा करके रखे थे। सो ये अगर इंडिया है तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जो टेरिटरी था भाई उस समय, वो कितना बड़ा था भाई। यहाँ पे वास्टनेस की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ तक राज कर रहा था भाई। ये इसका टेरिटरी अलाउद्दीन खिलजी का इतना बड़ा था। एंड इसका जो नोबल था जिसको सब जानते हैं मलिक कफूर, वो इसके साथ साथ चलता था भाई। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो रेड है वो ठीक है, चित्तौड़ में रेड किया इसने, वहाँ पे मलिक कफूर था, रणथंबोर में भी था, बट नीचे की तरफ साउदर्न एक्सपेडिशन में मलिक कफूर ही गया था, अलाउद्दीन खिलजी नहीं गया था। यहाँ से स्टार्ट किया था मलिक कफूर, इस प्रकार से यहाँ से जाते 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 थे, इस प्रकार से साउथ तक गया था, ये मदुराई तक अटैक किया था भाई इसने।
मार्च का ड्यूरेशन क्या था, 1310 to 11। ठीक है। एंड ये जो टेरिटरी है ये किसकी टेरिटरी है भाई, अलाउद्दीन खिलजी के किंगडम है ये, किंगडम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट जो यहाँ पे हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे वो डेक्कन एंड साउथ इंडिया एक्सपेडिशन। ठीक है। शायद देखो ज़्यादातर जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे उसको यहाँ पे मलिक कफूर जो थे लीड करते थे, बट यहाँ पे साउदर्न की तरफ मलिक कफूर ही गए थे, अलाउद्दीन खिलजी नहीं गए थे। सो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट जो डेक्कन एंड साउथ इंडिया एक्सपीडिशन और साउथ इंडिया मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बात करते हैं यहाँ पे। डेक्कन एंड साउथ इंडिया की बात करें सो मलिक कफूर जो नोबल था यहाँ पे, इतना काफ़ी, इसका नाम ही काफ़ी था, इतना एबल नोबल था ये, लेड सक्सेसफुल साउथ इंडियन कैंपेन्स, जिसमें हम बात करते हैं देवगिरी। यहाँ पे ये टाइम लाइन है भाई, अगर हम समझें ये टाइम लाइन है अगर, तो इम्पोर्टेंट लोकेशन की बात करें तो जो देवगिरी है उसको इन्होंने 1308 में यहाँ पे कॉन्केस्ट किया, जिसको रूल कौन करता था, रामचंद्र देव, वहाँ पे उसने सबमिट कर दिया, हार मान लिया सी। ठीक है। रूलर रामचंद्र देवा सबमिटेड, ये तो देवगिरी की बात हुई। नेक्स्ट जो है वो है वारंगल। वारंगल पे 1309 पे अटैक किया मलिक कफूर ने, एंड इसने यहाँ पे डिफीट कर दिया जो प्रताप रुद्र थे, देवा एंड सीज कर लिए, जितने भी वेल्थ थे उसको ले लिया, कैप्चर कर लिया यार। सो मलिक कफूर ने हरा दिया किसको, प्रताप रुद्र, देवा जो थे उसको हरा दिया, एंड सारा जो पैसा था वो ले लिए। वारंगल के बाद जो नेक्स्ट इन्होंने कैप्चर किया वो था हौसला। होयसला को यहाँ पे इन्होंने 13010 में अटैक करके इसने यहाँ पे कैप्चर कर लिया था। डिफीट किसको किया था, वीरा भल्ला थ्री को, एंड उसके जो पैसा था, जिसको सारा पैसा, बहुत अमीर थे वो, उसको लूट लिया यार। सो डिफीटेड वीरा बल्ला थ्री एंड लूटेड, जो अमीर लोग थे उसको लूट लिया। एंड जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है ये मदुरई का है भाई, मदुरई तक गए थे ये। मदुरई पे अटैक कब किया था, 1311 में, एंड इसने यहाँ पे जो वीर पांड्या था उसको हराया, एंड जो पांड्या किंगडम को लूट लिया यहाँ पे। डिफीटेड वीरा पांड्या एंड प्लंडर्ड दी पांड्या किंगडम। तो ये टाइमलाइन है भाई। ठीक है। टाइमलाइन में हमने बात किया अबाउट देवगिरी की, हमने बात की अबाउट वारंगल की, हमने बात की अबाउट हौसलास की, हमने बात की अबाउट मदुरई की। ओके। तो इन्हें डेक्कन एंड साउथ इंडिया की बात की यार, है ना। नेक्स्ट अगर हम समझें यहाँ पे, इन्होंने इंस्क्राइब किया सिकंदर सानी, है ना, सेकंड अलेक्जेंडर ऑन कॉइन। जलालुद्दीन खिलजी है, इसने इंस्क्राइब किया सिकंदर ए सानी, जिसको हम सेकंड अलेक्जेंडर भी बोलते हैं यहाँ पे, ऑन कॉइन्स। याद रखना भाई, सिकंदर सानी मतलब होता है सेकंड अलेक्जेंडर। एंड इनके पैट्रोनेज एंड लेगेसी की अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, पैट्रोनेज एंड लेगेसी, सो
इसके अंदर हम बात करते हैं, इन्होंने बहुत सारे पोइट्स को यहाँ पे पैट्रोनाइज किया। लाइक अमीर खुसरो की बात करते हैं, अमीर हसन की बात करते हैं, इनको यहाँ पे बढ़ावा दिया यार। पैट्रोनाइज पोइट्स लाइक आमिर खुसरो एंड आमिर हसन। एंड इन्होंने जो अली दरवाज़ा था उसको ही बनवाया, है ना। एंड जो सीरी है, सीरी बाद में फतेह, वो सीरी जो बनता है वो भी इन्होंने एक तरह से बिल्ड किया। तो अली दरवाज़ा को बिल्ड किया एंड ही फाउंडेड द सिटी ऑफ सीरी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो को पैट्रोनाइज किया, आमिर हसन को पैट्रोनाइज किया, अली दरवाज़ा को किसने बनाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। सिटी ऑफ सीरी किसने बनाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द डिक्लाइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी की, या फिर डिक्लाइन ऑफ खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं। डिक्लाइन ऑफ डिक्लाइन ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की हम डिक्लाइन की बात करें तो आफ्टर जब अलाउद्दीन का डेथ हुआ, मलिक कफूर ने कंट्रोल ले लिया। मलिक कफूर टू कंट्रोल, बट उसको भी असासिनेट कर दिया गया भाई 35 दिन के अंदर। बट वॉज assassinated in 35 days। जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह थे उन्होंने आगे सक्सीड किया, बट लेटर हुआ फिर से मर्डर कर लिया भाई पीएम नसरुद्दीन खुसरू शाह ने। उसके बाद जियाउद्दीन बलबान ने यहाँ पे खुसरू शाह से एक तरह से तख्त का कब्जा कर लिया, जिसके वजह से जब जियाउद्दीन तुगलक यहाँ पे रूलर बने तो खिलजी डायनेस्टी एंड हो गया यार। ठीक है। सो कुतुबुद्दीन, देखो अलाउद्दीन खिलजी का नेचुरल डेथ हुआ था, किसी ने मारा नहीं था, बट इसके बाद मलिक कफूर को मार दिया गया। फिर उसको यहाँ पे सक्सीड कौन किया, यहाँ पे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने सक्सीड किया, बट उसको भी मार दिया भाई यहाँ पे लोगों ने। मतलब किसने मार दिया, पीएम नजरुद्दीन खुसरू शाह ने, और उसने कब्जा कर लिया। बट उसको भी किसने मार दिया, नजरुद्दीन को, खुसरू शाह को जियाउद्दीन तुगलक ने। बट was later murdered by his PM। इसका पीएम था भाई, उसी ने कब्जा कर लिया मार के तख्त को। एंड ये खुसरू शाह को ओवरथ्रू किया एंड जियाउद्दीन तुगलक यहाँ पे राजा बने। ओवरथ्रू खुसरू शाह इन 1230। एंड जब ये कब जियाउद्दीन तुगलक जब राजा बने तो एंड हो गया खिलजी डायनेस्टी। फिर स्टार्ट हुआ तुगलक डायनेस्टी। इसकी हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे। सो डिक्लाइन में हम बात करते हैं कि मलिक कफूर टू कंट्रोल लिया जब अलाउद्दीन की डेथ हुई। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ मतलब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने मलिक कफूर को मार के कब्जा कर लिया। बट उसको भी यहाँ पे उसके जो पीएम थे नसरुद्दीन खुसरू, उसने मार दिया और कब्जा कर लिया, है ना। और उसको यहाँ पे जियाउद्दीन तुगलक ने हटा के यहाँ पे राज स्टार्ट किया, जिससे यहाँ पे एंड हो गया खिलजी डायनेस्टी। तो ये हमने बात की अबाउट जो खिलजी डायनेस्टी से उसके डिक्लाइन की, उसके पैट्रोनेज एंड लेगेसी की, है ना। इसका यहाँ पे मिलिट्री कैंपियन में हमने बात की, कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, मंगोल इन्वेजन एंड डेक्कन एंड साउथ इंडिया की बात की।
उससे पहले हमने इसके रिफॉर्म्स की बात, जैसे मार्केट रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री रिफॉर्म्स एंड जलालुद्दीन खिलजी की बात की खिलजी डायनेस्टी में। उससे पहले जलालुद्दीन खिलजी जो कि फर्स्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का, उसकी बात की। तो दिस इज ऑल अबाउट द खिलजी डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत यार।